नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम पेचीदा आर्थिक नीतियों को सरल करके उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अंतरिम बजट की। 1 फरवरी को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया। पेश की गई खास बातों में थी असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से की गई घोषणाएं। इनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना के लिए 18 साल से लेकर 29 साल तक के श्रमिक को 55 रुपए का मासिक अंशदान देना होगा, जबकि 29 साल से ज्यादा के श्रमिकों को 100 रुपए का मासिक अंशदान देना होगा। सरकार इस अंशदान के बराबर ही योगदान करेगी। इस योजना के लिए अंतरिम बजट में 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई दूसरी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कार्य कौशल विकास, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भी सरकार ने और ज्यादा पैसे लगाए हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन योजनाओं से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों और मजदूरों को अंतरिम बजट से क्या फायदे मिलेंगे। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों और किसानों को हमेशा चिंता रहती है कि कल को अगर उनके पास काम ना रहा तो उनका जीवन कैसे चलेगा। ऐसे में उन्हें एक विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है कि अगर किसी कारणवश उनके पास काम ना भी रहा तो उनकी जिंदगी चलती रहेगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल का बजट उन्हें ये विश्वास दिलाने में कितना कामयाब हुआ है, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है अमन अग्रवाल, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में डायरेक्टर हैं, और साथ ही हैं अजय दुआ, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। स्वागत है आपका। आपसे शुरू करती हूँ मैं कि 2014 से कई स्कीम्स आई हैं सोशल सिक्योरिटी की, और इस सेक्टर के लिए भी कई आई हैं। तो ये वाली जो स्कीम आई है पेंशन स्कीम, कितनी डिफरेंट है और क्या वाकई में काम करेगी? देखिए जी, जो काम करेगी तो उसको वो एनरोलमेंट के ऊपर होता है कि कितने लोग उस स्कीम के अंदर आके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो पहले स्कीम आई, चाहे इस सरकार ने लागू की या कोई और सरकार ने लागू की, उसमें और आज के समय में थोड़ा सा फ़र्क है। और जो पहली स्कीम इस सरकार ने भी अटल बिहारी पेंशन स्कीम लागू की थी, उसमें भी और स्कीम में थोड़ा सा फ़र्क है। वो है कि जो एनरोलमेंट पीरियड जो होता था वो उसमें 18 से 40 साल तक रखा था अटल बिहारी में। इसमें 60 साल तक है, मतलब 60 साल तक का भी व्यक्ति जाके एनरोल कर सकता है पेंशन देके, और उसको फिर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, जो निर्धारित प्रधानमंत्री जी ने कल कहा स्पीचेस में, जो 3,000 के करीब कहा गया है कि पर महीना मिलेगी। जो दूसरी चीज़ देखने को जो फ़र्क पुरानी स्कीम्स में अब में है वो ये था कि हम ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, एक आम आदमी तक पहुंचने की बात करते हैं, वो कैसे पहुंचे उसके पास, वो बड़ा कठिन सवाल था। बिकॉज काफ़ी सारे जो हैं लोग, उनके पास कोई खाता नहीं था, उनके पास कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी किसी भी सरकार के लिए एक ऐसी स्कीम लागू करना जो एक मासेस के लिए होती है, जब तक उनके पास डायरेक्ट पहुँचने का कोई तरीका नहीं होता है। और इसके अंदर अब देखने को मिला कि जो अब से आधार लॉन्च हुआ है, जो सरकार ने पिछली सरकार ने लॉन्च किया था, बट उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल चेंज कर दिया। एक सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से एक आईडी होने के अलावा उसको जो है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेके गए, उससे लिंक किए गए बैंक खाते लिंक किए जा रहे हैं, उससे और जो स्कीम्स हैं, अब चाहे आप रेल यात्रा करें, कुछ करें, उसमें आप आधार, हर एक चीज़ आधार के थ्रू, चाहे आप इनकम टैक्स जमा करें, वो सब कुछ आधार के थ्रू लिंक किया जा रहा है। और वो जो लिंकिंग की जा रही है, उससे सरकार को अब कोई बेनिफिट देना हो, डायरेक्ट बेनिफिट देना हो, स्कीम लॉन्च करनी हो, ये पता है कि कितने लोग मेरे नेट में आते हैं और कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें देखने को मिली कि जो सरकार ने की जनधन योजना, जो 34 करोड़ अकाउंट सरकार ने खोले, और हो सकता है अब और खुल गए हो अब तक, वो जो अकाउंट हैं वो ज़्यादातर इसी तबके के हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। और वो इसलिए हैं क्योंकि ये सेक्टर में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा बैंकिंग के लिए, उनको कैश मिलता था, वो कैश में रखना चाहते थे। दूसरा, इनके पास ज़्यादातर डॉक्यूमेंट नहीं होते थे, बिकॉज ये ट्रांजिशन मोड में होते थे। कोई कहीं किसी प्रांत से है, कोई किसी प्रांत से है, वो कहीं किसी शहर में आके बसा हुआ है, घर छोड़ के, और
जो मूव करते रहते थे, कभी दिल्ली में है तो कभी राजस्थान में है, कभी हरियाणा में है, कभी तमिलनाडु में है, जो प्रोग्रेसिव वर्कर्स होते हैं उस तरीके ज़्यादातर जो कम्युनिटी है इनकी वैसे चलती रहती थी। तो इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे को अकाउंट खोलना है। और फिर ये रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि यूनिवर्सल बैंकिंग काफ़ी समय तक नहीं थी कि अगर मैं अकाउंट दिल्ली में खोलता हूँ तो मैं सिर्फ दिल्ली में जाके कर सकता हूँ, बाहर नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अब यूनिवर्सल बैंकिंग 2000 के अंदर आ गई, फिर ये जनधन अकाउंट के लिए, और अब ये जो आधार को जो लिंक किया, तो ये सोशल बेनिफिट स्कीम्स जो हैं, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो और इनकम स्कीम्स जो इस बजट में लॉन्च की हैं वो हो, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना जो डायरेक्ट है वो पॉसिबल हो पाया। तीसरी चीज़ जो हमें देखने को मिली, जो पहले राजीव गांधी जी ने 1990 में कही थी कि अगर 1 रुपया सरकार देती थी उसका 10 पैसा एक अंत में आदमी के पास पहुंचता था। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम इंट्रोड्यूस की है उससे वो जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया। और एक जो फेक अकाउंट्स भी खुल रहे थे, मेरे को मालूम है स्कॉलरशिप के केस में हमें एजुकेशन में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में ही जो स्कॉलरशिप ओबीसी, एसटी, एटी, ओबीसी को दी जाती थी, उसमें करीबन इस बार जब आधार को लिंक करने को कहा गया बच्चों को, तो सिर्फ 20 या 22% बच्चों ने रजिस्टर किए, बाकी सारे गायब हो गए। इसका मतलब वो फेक अकाउंट, तो जो फेक जो फैसिलिटीज लोग ले रहे थे सोशल सिक्योरिटी में, कह के कि मैं हूँ, वो भी अब काफी हद तक यानी कि खत्म नहीं पहले हुआ, बेस तो बनाया जैम का और उसके बाद फिर अब देना शुरू किए हैं बेनिफिट्स। अजय जी, मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगी, जो 50 करोड़ एक तरह से कहा जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में श्रमिक हैं, उनमें से जिनकी तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा है उनको तो फिर भी ईपीएफ मिल जाता है, ईएसआई के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो 90% हैं वो फिर भी कम है। क्या जो अटल पेंशन योजना थी उससे कुछ डिफरेंट है, कुछ फ़ायदा मिलेगा इनको? जो अभी अमन जी ने कहा उसके अलावा जो पहली योजनाएं थी और इन योजना में दो और फ़र्क है जी। एक है कि इस योजना में इनकम क्राइटेरिया रखा गया है कि 15,000 रुपये जिसकी मासिक उत्पन्न है वो इस स्कीम में आ सकते हैं। ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज वाला वो नहीं क्राइटेरिया रखा गया। जो पहले वाली स्कीम्स थी, स्वावलंबन योजना जो यूपीए सरकार ने चलाई थी, और फिर अटल योजना जो इसी सरकार ने 2015 से शुरू की थी, उसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड होना, असंगठित होना उनके लिए ही थी। और दूसरी चीज़ जो दूसरा बड़ा फ़र्क है कि जो पहले की योजनाएं थी उसके अंदर दोनों एक जैसी थी, आई थिंक नाम बदल दिया गया था जैसे अटल योजना आया, उसके अंदर बजट में होता है हाँ जो प्रीमियम देना पड़ता था एम्प्लॉयज़ को वो काफ़ी ज़्यादा था। वो 210 रुपये पे शुरू होता था और 450 रुपये तक जाता था। अब जो कल की योजना, मैं कल की कह रहा हूँ, जो कल जिसकी घोषणा की गई उसमें 50 रुपये और 100 रुपये, 18 साल पे किया तो 55 रुपये, और अगर आपने 28 साल के बाद किया तो 100 रुपये। इसमें कॉन्ट्रीब्यूटरीज की जो है सरकार की तरफ से वो कम प्रीमियम कम करने के लिए, मतलब कंट्रीब्यूशन कम हो तो सरकार की तरफ से उतना ही मैचिंग ग्रांट दिया जाएगा, कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज, ये इंश्योरेंस तो सरकार नहीं कर रही, इंश्योरेंस के लिए पीएफआरडीए कुछ नॉमिनेट करेगी, एजेंसीज रेगुलेट करेगी और वहाँ उनके साथ किया जाएगा। उनको तो कंट्रीब्यूशन देना ही है। जैसे आयुष्मान भारत के नीचे भी जो संस्थाएं बाहर की हैं, कंट्रीब्यूशन सरकार से आ रहा है, तो ये भी वैसे ही होगा। चलाने वाले कोई प्रोफेशनल एजेंसीज होंगी तो इसके अंदर सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैचिंग होगा। और तीसरा मैं अगर एक सारे कहता हूँ कि जो पहली योजनाएं थी, सॉरी मैंने गलत कहा था कि तीन चीज़ें मैं कहना चाह रहा था। पहली जो योजनाएं कंट्रीब्यूशन 40 साल तक का था, मैच्योरिटी पीरियड, जो मैच्योरिटी एज थी वो 40 साल पे थी। अब जो नई योजना है उसमें द मैच्योरिटी का टर्मिनल ईयर और मैच्योरिटी एज 60 साल की उम्र पे, तो मतलब कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा देर देना पड़ेगा और आपको 3,000 रुपये इसके नीचे मिलेंगे। उस स्कीम में एक्चुअली कंट्रीब्यूशन ज़्यादा लेके आपको 5,000 रुपये की पेंशन थी। यानी कि अगर 55 साल का भी कोई है तो वो सिर्फ 5 साल ही कंट्रीब्यूट करें, और पर जो कोई 28 साल से भरेगा तो वो 32 साल करेगा जी। वो इंश्योरेंस के एक्चुअरी प्रिंसिपल्स जिसे कहते हैं, एक्चुरियल प्रिंसिपल पे उन्होंने उसको वायबल बनाना है। तो ये 3 या 4 मतलब एक 5,000 रुपये का आपको पर मंथ पेंशन था अटल योजना के नीचे, इस योजना के नीचे 3,000 पेंशन होगा और आपको 60 साल पे मिले। सवाल ये भी उठता है कि अगर
बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, सपोज उसके पास नौकरी चली गई उसकी और उसने 2-3 या 6 महीने नहीं भर पाया, तो फिर क्या डिसकंटिन्यू होने के बाद लाभ हो देखिए, जाएगा? इंश्योरेंस प्रिंसिपल चलते तो ऐसे ही हैं जी कि आपको शुरू में कुछ समय देते हैं कि आप वापस कर सकते हैं इंश्योरेंस। जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ ली है कि आपको समझ आ गई, शुरू में समझ नहीं आई थी, तो आपको पॉलिसी रिटर्न करने के लिए 15 दिन 3, वो हर नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में भी दिया जाता है 1 महीना तक कि आप पढ़ के वापस कर सकते हैं कि भाई अब मुझे लगा कि मैं अफोर्ड कर सकूंगा, अब नहीं। और उसके बाद होता है जी आप सरेंडर कब करेंगे। अगर आप पहले नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आप शुरू के पहले साल सरेंडर कर देंगे तो आपके पैसे ऑलमोस्ट जब्त हो जाते हैं, कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है इंश्योरेंस का, जो कमीशन दी गई और इंश्योरेंस का आपका मेडिकल कराया वगैरह, उसमें से पहले साल के ऑलमोस्ट 90% खर्चा इंश्योरेंस कंपनी कर डालती है। तो वो आपको सरेंडर के बाद खासा कुछ नहीं मिलता, ऑलमोस्ट कहते हैं कि जो हमारा बचा वो बचता है 8-10% उसके अलावा। सेकेंड ईयर में आपने सरेंडर किया तो आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा बच जाता है। तो कब आप पैसे आपके लैप्स नहीं होंगे कि मतलब वो जब्त हो जाएंगे, वो आपको जो मिलेगा सरेंडर वैल्यू की तभी ज़्यादा होती है आप जितने साल कंट्रीब्यूट करेंगे जी। पर आपको अगर आपने मंथली स्टाइपेंड लेना है तो आपको ज़्यादा गैप नहीं हो सकता किसी भी इंश्योरेंस। तो ये सब भी समझाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अमन, जैसे आपने कहा कि आधार और जनधन की वजह से लार्जर कवरेज है, बेटर टारगेटेड अब हो गई हैं ऐसी स्कीम्स, तो क्या एक मैसेज भी यहाँ पर है कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर ये वाली जो क्लास थी इसने एक तरह से सरकार के साथ खड़े रहे ये लोग, तो क्या एक तरह से पे बैक है? नहीं, मैं पे बैक की तरीके से तो नहीं कहूँगा, बट इस सरकार के अगर पिछले 4 बजट भी आप देखें तो उसमें काफ़ी फोकस रूरल डेवलपमेंट पे और एक जो गरीब व्यक्ति है और एक किसान है, इसके ऊपर, तीनों चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। जो स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं वो ऐसी नहीं है जिसमें बहुत बड़े अमीर आके जो है करें, बट ऐसी की गई हैं जहाँ पे लोगों का सोशल विकास हो और सोशल सेक्टर जिसे हम कहते हैं, सोशल बेस्ड स्कीम्स जो हैं उस तरीके से की गई हैं। अब हम डीमोनेटाइजेशन को आपने कहा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरे को देखने को निकल के आता है, आंकड़ों में नज़र नहीं आता ये फ़ायदा, वो ये है कि जैसे अमेरिका जैसा देश जब वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया उन्होंने 40-50 साल पहले कि हम डिजिटल करेंगे, कैश को कम करेंगे, पर वहाँ पे आज भी 60 से 65% जो है कैश चल रहा है। यूरोप में भी करीबन 55% के आसपास एवरेज यूरोप लेके चल रहा है, जबकि वहाँ पे 40-50-60 साल से क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया चल रही है। तो क्रेडिट कार्ड का जो अगर बेसिस देखें वो यही था, बट वो कभी भी आज तक अचीव नहीं कर पाए, चाहे वो इंटरेस्ट की वजह किसी वजह से हो। पर ये डीमोनेटाइजेशन ने जो लोअर तबका है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको एकदम से नेट फेवरेट पेमेंट, डिजिटल पेमेंट गेटवे में दाखिल कर दिया। उससे जो चोरी होती थी, चकारी होती थी, वो भी कम हो गई, उनकी सिक्योरिटी बढ़ गई। बिकॉज जो चाय वाला है अगर वो पेमेंट डिजिटल पेमेंट गेटवे के थ्रू लेता है तो उसको वो पैसा जेब में रख के चलना नहीं है, तो कोई आके लूट नहीं सकता। वो घर जा रहा है तो कोई लूट नहीं सकता उसको, जब उसको जरूरत है तो उसने पैसा निकाल लिया। कहीं और देना है तो वही डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट भी कर दिया। घर भी भिजवाना है, अपने गाँव भिजवाना है तो वो भी कर दिया। एक और चीज़ हमें देखने को मिली वो ये है, जो एडिशन में कहा, जो आपने कहा ब्रेक। नॉर्मली जो पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं उसमें प्रावधान किया जाता है कि अगर 1, 2 या 3 महीने का अगर डिफॉल्ट भी हो जाता है तो एक छोटी सी पेनल्टी देके उसको दोबारा रिवाइज कर दिया है, रिन्यू कर दिया जाए, तो उसमें किसी का पूरा लॉस ना हो, जो पुराना उसने पैसा दिया है या उसके जो बेनिफिट आगे मिलने वाले हो उसको लॉस ना हो। ये ऑलरेडी करीबन 20, 25, 30 साल से प्रक्रिया चल रही है, तो ये नई चीज नहीं है जो इंट्रोड्यूस होगी, और ये ऑलरेडी उसमें मेरे ख्याल से इनबिल्ट कर देते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए। लिमिटेड पीरियड के लिए, ये नहीं कि आप 10 साल छोड़ दिया या 1 साल पूरा छोड़ दिया और फिर आप आ रहे हैं, बट लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बैंकिंग के बारे में, क्योंकि मैं ये 10 साल से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे भी कहा, लोकसभा पे भी कहा, ऑल इंडिया रेडियो डीडी सब जगह कहा मैंने। इस सरकार ने 2 साल पहले बजट में अरुण जेटली जी ने कहा, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की नर्व्स जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंची हुई हैं। उससे आपका माध्यम बन जाता है, एक रूट बन जाता है कि जैसे अब हमारे शरीर में खून जाता है या मैसेज जाता है, वो कैसे जाता है, वो नर्व्स के थ्रू जाता है। तो उस तरीके से अब वो जो पैसा ट्रांसफर करना है या ये बेनिफिट देना है, अब वो बेनिफिट देने की क्षमता सरकार के पास है। पहले उसके पास पहुंचने के लिए रास्ता सरकार के पास
नहीं था। एक और बहुत यही बड़ी एक- स्ट्रेंथ है जिसका इस्तेमाल करना सरकार चाहिए कर और सकती सरकार है, कर भी कर रही रही है। है। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, लेकिन कुछ और स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं, उन पर भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मिहिर सेन, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले एशियाई तैराक। डार्डनेलेस जल डमरू मध्य पार करने वाले दुनिया के पहले इंसान। 1966 में एक साल के भीतर 7 समुंदर पार करने का अनूठा रिकॉर्ड है पेशे से वकील सेन के नाम। और तो और भारत के इस सफलतम तैराक ने गिनीज बुक में दर्ज कराए हैं कुल 5 विश्व कीर्तिमान। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 10 करोड़ श्रमिकों के लिए पेंशन योजना अनाउंस की गई बजट में, और इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। और क्या क्या स्कीम्स अनाउंस की गई हैं, क्या क्या फायदे हुए हैं, हमें बताएंगे अब अजय जी। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, ग्रेजुटी की बात की जाए, ये सब अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं। जो कल घोषणाएं की गई हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक है जो सरकार नेशनल पेंशन स्कीम चलाती है वर्कर्स के लिए, और दूसरा ईएसआईसी के बारे में। ईपीएफओ के बारे में कल कोई खासा जिक्र नहीं किया गया, पर वो जिक्र किया गया था कि ईपीएफओ का डेटा दिखाता है कि कितने नए लोग आए हैं, और उसके ऊपर डिराइव किया जा रहा था कि नई एम्प्लॉयमेंट कितनी हुई। नेशनल पेमेंट स्कीम के लिए सरकार ने पहले लिमिट रखी हुई थी कि बोनस 3,500 रुपये से ज़्यादा नहीं देगी सरकार। वो सरकार ने अब उसकी लिमिट कर दी है 3,500 की जगह 7,000 रुपये पर वर्कर। दूसरा, सरकार का पहले कंट्रीब्यूशन होता था 10%, अब वो 10% की जगह 14% कर दिया गया जी। तो ये सुधार किए गए हैं पेंशन स्कीम में। और जो उसके अलावा तीसरा सुधार, जो पेंशन स्कीम थी पहले, जो वर्कर जिसकी मानसिक तनख्वाह 10,000 रुपये तक होती थी, वो 21,000 रुपये कर दी गई है। तो ये 3 संशोधन किए गए हैं नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। और उसमें से मतलब जो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज प्रश्न नहीं है, जिसका एम्प्लॉयर है, और पेंशन की स्कीम में तो जो भी उसको दे रहा था सरकार देगी। अब जो ईएसआईसी है वो है कि जिसका एम्प्लॉयर होता है। कारण जो पहले सबसे बड़ी चीज़ वहाँ भी सुधार किया गया है। अभी तक ईएसआईसी की स्कीम, जो आपको जैसे मालूम है, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के 2 बड़े बेनिफिट होते हैं। अगर आप बीमार हो गए तो आप बड़े एम्प्लॉयर्स आपकी तनख्वाह काटते थे। अब आपका अगर 15 दिन से ज़्यादा आप बीमार रहे और आप सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको कॉम्पनसेशन ईएसआईसी देगा आपको, जो एब्सेंस का, बिकॉज आप इलनेस से इंश्योर्ड हो और वो आपको एम्प्लॉयज़ काट रहे हैं, तो ईएसआईसी से वो एक होता है जी। दूसरा, ईएसआईसी का मेडिकल बेनिफिट, हॉस्पिटलाइजेशन ईएसआईसी के अस्पताल में हो, नहीं तो वो आपको अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स में भेज देता है। तो और पायलट बेसिस पे ईएसआईसी ने शुरुआत की थी। अगर आपका रिट्रेंचमेंट हो जाए तब भी आपको, अगर 6 महीने से ज़्यादा रिट्रेंच रहे, मतलब नौकरी से निकाले गए, तो आपको कॉम्पनसेशन पूरी तनख्वाह की लिमिटेड पीरियड के लिए 1 साल के लिए सरकार देती थी। उसकी एप्लीकेबिलिटी भी बढ़ा दी गई है। जो पहले होती थी कि 15,000 रुपये तक के इनकम का, वो भी बढ़ा के 21,000 रुपये तक के मानसिक उत्पन्न वाले के लोगों के लिए ये योजना कर दी गई है। ये 2 बड़े सुधार, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कवर हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, पर ये राइडर से कि अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए अगर कोई एम्प्लॉयर 10 आदमी से ज़्यादा रखता है तो ईएसआईसी उसके एप्लीकेबल हो जाती है,
उसको देना पड़ता है। जी, और कंट्रीब्यूशन की बात रही तो अमन, जैसे कोई भी स्कीम आप लागू करते हैं, अगर उसमें आप चाहे श्रमिक ही है, अगर वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो एक लंबे टर्म तक जाती है, क्योंकि अगर आप फ्री में कोई चीज़ देते हैं तो शायद उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती। दूसरा, कई सवाल उठते हैं कि जो वॉलंटरी स्कीम्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर होती हैं स्टैचुरी स्कीम्स, तो वो स्टैचुरी करना ज़्यादा बेटर है? देखिए जी, पहले ये सिर्फ स्टैचुरी स्कीम्स ही आती थी जो सरकार की तरफ से आती थी, बट अब जो है वॉलंटरी इसलिए हो गया बिकॉज पेंशन और इंश्योरेंस बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया पिछले 15-20 सालों के अंदर, उनको भी कहा गया, तो इसलिए फिर वो वॉलंटरीली कर दिया गया कि अगर आप वॉलंटरीली करना चाहें तो वहाँ पे उसको ले सकते हैं। एक जो चीज़ हमें बदलाव देखने को मिला वो मेरे विचार में जीएसटी ने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो इसलिए है कि जीएसटी के पहले जो छोटे कारीगर थे, जो अपने आप को बड़ा दिखाते ही नहीं थे, जो जिनकी रिक्वायरमेंट है 10 एम्प्लॉय होने की वजह से तभी आप रजिस्टर करिए, तभी आप कंट्रीब्यूशन करिए, वो दिखाते ही नहीं थे कि हमारे पास 10 एम्प्लॉय हैं। अब उनको जो है, क्योंकि पहले बचा के पैसा रखते थे, छुपा के रखते थे कैश में, अब वो कैश में ना रख के बेनिफिट इसमें है कि अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाएं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाएं, फिर हम बैंकों से भी ले सकते हैं और जगह से। तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ को भी जो है काफ़ी सारे अकाउंट खोल के दिए और उस चक्कर में अब जो एनरोलमेंट है इसका वो बढ़ गया है और अब वो स्कीम्स जो हैं इफेक्टिवली ज़्यादा देखने को हमें मार्केट में मिलेंगी, जो पहले जीएसटी के आने से पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो जीएसटी के आते ही अब जो प्रक्रिया चल रही थी पुरानी कैश वाली, वो ख़त्म होते होते अब जो है वो उसको बेनिफिट दिखाई देने को मिल पा रहा है हमें। मैं इतना कहना चाहूँगा, वो अभी भी जो एम्प्लॉयर्स है काफ़ी होशियार है कि जीएसटी में कितना फ़ायदा होगा हमें, पिछला अगर इनपुट क्रेडिट मिल गया या आउटफ्लो हमारा कितना होगा, ईएसआईसी पे हमें इतने % देना, क्योंकि मैचिंग है, और ईपीएफओ में भी उनको देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ का। वो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि वर्कर्स को हम टेम्परेरी रखें, क्योंकि 10 रेगुलर होने ही नहीं देते वो चीज़, या हर 9 आदमियों के बाद एक नई कंपनी बना लेते हैं, मालिक पता एक ही है। तो और ये जो आपने कहा कि प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, हर प्राइवेट कंपनी के जो प्रीमियम रेट है अभी बहुत ज़्यादा है। तो वो प्राइवेट कंपनीज तभी आप चला पा रहेंगी ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम अगर सरकार कंट्रीब्यूशन दे। देखिए, अभी मैंने बताया कि नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भी सरकार का कंट्रीब्यूशन 10% अभी जो 14 हो रहा है। ईएसआईसी को कोई प्राइवेट कंपनी मैच ही नहीं कर सकती। करेक्ट, मतलब कि क्योंकि ईएसआईसी के अपने इतने चल रहे हो, तो ये सब योजनाओं में इंश्योरेंस की जो स्कीम्स है, जब तक हम वॉलंटरी अच्छी चलेंगी, बिल्कुल ठीक बात है। डिजिटाइजेशन जो आप बात कर रहे हो उससे लोग फ़ायदा क्लेम कर लेंगे, पर हाई प्रीमियम्स अगर वर्कर को अपने आप देने पड़े तो कोई नहीं जाएगा। अगर सरकार तैयार है कि जो आज उनसे लिया जा रहा है या जो रीजनेबल सम है वो देने को तैयार हो, तब हमें उनका ये फ़ायदा हो सकेगा। पर एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सोनिया जी, वो ये है कि जो एक और जो घोषणा की सरकार ने, वो थी 5 लाख रुपए तक जो टैक्सेबल इनकम है जी, उसके अंदर पूरी रिबेट दी जा रही है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लागू किया जाएगा। मेरे विचार में जो प्रॉब्लम अभी गिनवाई जा रही थी कि लोग कंपनियां बना लेते थे, छोटी छोटी कंपनियां, ताकि वो टैक्स ब्रैकेट में ना आए, ईएसआई के चक्कर में ना पड़े और बाकी चीज़ें होती थी, उसमें अब हमें देखने को मिलेगा कि इससे करीबन, मेरा एस्टिमेट है, करीबन 60% जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जो करीबन ऑलमोस्ट 52-53 करोड़ के आसपास बैठती है, 520 मिलियन लोगों के करीब बैठती है हिंदुस्तान में, वो इस नेट के अंदर आ जाती है। क्योंकि जब हम 5 लाख कहते हैं टैक्सेबल इनकम, तो हमारी जो इनकम, अगर हम बाकी सारे जो प्रावधान टैक्स में हैं और बेनिफिट्स हैं अगर उनको लागू करें, तो करीबन 10 लाख के आसपास, 10 से ऊपर तक की इनकम वाला उसको बेनिफिट ले सकता है। और जो स्मॉल निवेशक हैं, जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, काफ़ी सारे ऐसे कारोबार हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, प्रॉफिटेबल हैं पर इतनी ग्रोथ, हमें इनकम ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, पर लोग लगे हुए, और वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही फंक्शन कर रहे हैं इतने सालों से। जैसे गृहिणियों को ही लेके हम देखें, काफ़ी सारी गृहिणियां हैं इस समय बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, जो अपने व्यवसाय कर रही हैं, केक बना रही हैं, पेस्ट्री बना रही हैं, स्वेटर बुन रही हैं, कपड़ों का काम कर रही हैं, कुछ और छोटे छोटे काम कर रही हैं।
तो अगर हम उनको देखें तो उनके रेवेन्यू उस रेंज में नहीं आते, वो तो हो सकता है 5 लाख के ब्रैकेट में ही आ जाए, पर उनको अभी के माध्यम से मिल रहा है कि मैं एक स्वीकार जिंदगी जी सकूं, मेरे को ये पैसा छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरे को ये मैं गर्व से कह सकूं कि मैं ये काम कर रही हूं और मैं उस जीडीपी का हिंदुस्तान की हिस्सा भी बन सकूं और साथ ही साथ मेरे को कोई ऐसी टैक्स या कर ना लगे जिससे मेरा जो ग्रोथ है, क्योंकि ज्यादातर लोग टैक्स देने के नाम से डरते हैं, जो ईएसआई भी लोगों को टैक्स की तरीके से दिखाई देता है कि मेरे को ये देना पड़ेगा, पर उसके जो बेनिफिट ईएसआई के भी होते हैं लोगों कंपनी को देखने को मिले कि वो जो एम्प्लॉय फिर टिक के काम करता है। पहले नहीं तो जो लेबर टर्नओवर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो ईएसआई की वजह से काफी कम हो जाता है। तो वो मेरे विचार में ये जो स्कीम जो 5 लाख की रिबेट की जो बात की सरकार ने, ये भी काफी हद तक अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब 50 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं हिंदुस्तान के जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, पर ये उन तक पहुंचने की बात है कि उनको ये बताया जाए, उनको समझाया जाए, बिकॉज इसकी एजुकेशन देना बहुत कम है अभी तक। हाँ जी सर। एग्जेम्पशन लिमिट जैसे आपको मालूम है 2-2.5 लाख 2.5 लाख थी सर। अब 2.5 लाख से 5 लाख के लोगों को ये फायदा हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर फायदा है। बिल्कुल जी। 12,500 रुपये उनके बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो वो 5% की टैक्स रेंज में थे, 2.5 लाख के ऊपर 5 से 12,500 रुपये उनके बचेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 करने पे सारे टैक्स पेयर्स बचेंगे। पर सरकार का अपना अनुमान था, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और वित्त मंत्री जी ने भी, कि 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। करेक्ट, वो 5 लाख के हिसाब से कह रहे हैं। 3 करोड़ लोगों को उधर फायदा होगा, 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। मेरा कहना है कि अब सरकार ने ये घोषणा तो जरूर की, अच्छी घोषणा है जैसे बताया गया, और ज़्यादा इनकम लॉस भी 12,500 भी हो, पर हमारा जो पोजीशन ये है कि बहुत कठिनाई से हम टैक्स बेस कंट्री की बढ़ा रहे थे। अभी तक हमारे देश में अभी हम 2-2.5% तक ही पहुंचे हैं जो लोग टैक्स फोल्ड में आ रहे थे। अगर आप इनको जितने एग्जेम्पशन देते रहेंगे, लोगों से रिटर्न नहीं मांगेंगे, तो फिर जो प्रश्न जो हमारे पहले फेस कर रहे थे कि कैसे आज, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा जी, हमारा जीडीपी रेशो, टैक्स टू जीडीपी रेशो हर साल अंदाजन 4.5% से बढ़ता रहा है। अभी भी हमारा परसेंटेज है 17.92% लास्ट ईयर का, जो बहुत छोटे देशों का भी, साउथ अफ्रीका का लिया जाए एक उदाहरण मुझे याद है, 27.9%, हमसे 10% ज़्यादा था टैक्स जमा करने का। तो हम कहाँ से इतनी जो वेलफेयर योजना है, अभी तो किसान योजना 500 रुपये महीना पे स्टार्ट हुई है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जैसे अगर आपने आज आलोचना उसकी पड़ी अगर आपकी, और बड़ा जरूरत भी है। तो जब तक सरकार ज़्यादा टैक्स जमा नहीं कर पाएगी, 2 ही तरीके रहेंगे, जो टैक्स भर रहा है उसके ऊपर और लगाइए, और फिर पॉलिटिकल उसके कारण हो जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट सफ़र करेगा अगर वेल्थ टैक्स ला रहे हो अदर, या फिर आप अपने नोट छापिए और डेफिसिट फाइनेंसिंग करते रहिए। यही कैश 22 सिचुएशन होती है कि अगर आप उनको फायदा देंगे तो अर्थशास्त्री जो हैं वहाँ पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक कॉस्ट रहती है। अमन जी, अजय जी, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में अभी इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।